गुड मॉर्निंग 7th क्लास बच्चों। इससे पहले हमने राज सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान उन्होंने अक्षर ज्ञान हुआ और उन्हें अपने अक्षर ज्ञान से उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। जब उनका अक्षर ज्ञान ने उन्हें क्या किया, चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। और उन्हें उसी अक्षर ज्ञान से क्या हुआ, स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का अवसर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जो राज सुंदरी थी उन्होंने किस तरीके से, जबकि उस समय पर क्या था, क्या कहा जाता था, एक रूढ़ी थी या कहें कि उस समय लोग ऐसा का विश्वास था कि यदि लड़कियां लिखती पढ़ती हैं तो पति के लिए दुर्भाग्य लाती हैं। लेकिन फिर और इसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा था। बच्चों, आप देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने छुप छुप के पढ़ना लिखा सीखा और उसके बाद उन्होंने क्या किया, चैतन्य भागवत पढ़ी, उन्हें अवसर मिला और उन्होंने स्वयं लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन को जानने का अवसर भी दिया। तो आप देखेंगे इससे आगे हमारा जो टॉपिक है वो है वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। आज के युग में क्या है, लड़के और लड़कियों की बहुत अधिक संख्या है, क्या है और संख्या है तो विद्यालय भी जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। आपने अंतर देखा होगा, लड़के और लड़कियों की शिक्षा में क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं, अंतर होते हैं। भारत में हर 10 वर्ष में क्या होती है, जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है और जैसे जैसे आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि, तो ये सब चीज़ों की उसमें क्या होती है, विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है। और इस जानकारी के आधार पर हम अनेक बातों के लिए इनके आकलन के लिए करते हैं। जो ये जानकारी होती है उससे हम विभिन्न बातों का आकलन के लिए करते हैं। जैसे शिक्षित लोगों की संख्या, ठीक है, तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात, तो 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों 7 वर्ष स्वयं उससे अधिक आयु के का प्रतिशत 40% शिक्षित था। अगर हम बात करें तो हम देखेंगे उसमें सिर्फ 40% शिक्षित था, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे शिक्षित में। और इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था, जहाँ के वहाँ 40% था और लड़कियों का सिर्फ कितना था, 15%। तो देखिए इतना बड़ा अंतर था। वहीं बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों और पुरुषों की संख्या की, तो यह संख्या क्या है, बढ़कर 82% हो गई। यहाँ कितनी बढ़ गई, 82 हो गई ये बढ़कर। और इसका आशय है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया, तो जो पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप समझ रहे हैं ना कि ये अनुपात बढ़ा और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। फिर भी क्या था, पुरुषों का प्रतिशत क्या था, अधिक था। अब देखिए बुक में आपकी एक तालिका दी गई है, आप इसको देखेंगे तो आप समझेंगे, इसमें क्लियरली दिया गया है। आप प्रतिशत लड़के और लड़कियों योग आप देखेंगे, प्रतिशत आप देखेंगे तो लड़कियों का आपको कम ही नज़र आएगा। आप देखेंगे यहाँ पर भी तो आपको लड़कियों का कम दिख रहा है, जहाँ भी ये लड़कों का प्रतिशत आपको ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो ये तालिका है इसमें लड़कों और लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। अब देखिए जो ऊपर तालिका है दी गई है, इसमें इस बात का ध्यान दिया हुआ कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। यहाँ आप देखेंगे तो उनकी दर क्या है, स्कूल छोड़ने की ज़्यादा है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित एवं आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। तो वर्ष 2011 की जनगणना में यह भी पता चला कि दलित और आदिवासी लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और कम रहती है। जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं उनकी शिक्षा पूरी करने की संभावना और कम रहती है। मुस्लिम समुदाय
मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष ही रह पाती है। कितने वर्ष? सिर्फ 3 वर्ष रह पाती है, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां 4 वर्ष का समय बिता पाती है। और अन्य समुदाय के कितना? 4 वर्ष। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। आप देखेंगे अब क्या क्या कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में, नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना उचित स्कूल हैं और ना ही शिक्षक है। पहला कारण तो क्या हो गया? ना उचित स्कूल है और ना ही शिक्षक है। यदि विद्यालय घर के पास ना हो तो लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की भी व्यवस्था नहीं है। पहला तो आपने समझ लिया। दूसरा क्या है? अगर स्कूल दूर है तो कोई साधन नहीं है, जैसे बस वैन कुछ की भी व्यवस्था नहीं है। और अभिभावक जो होते हैं, पेरेंट जो होते हैं, वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। तीसरा कारण ये हो गया। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन है, गरीब हैं बहुत सारे परिवार, तो आप देख रहे हैं वो और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। एक कारण ये भी हो गया, गरीब हैं तो सारे बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाते। ऐसी स्थिति में क्या होता है? लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास साथ उनके शिक्षक और सहपाठी क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। हमने पढ़ा था ना चैप्टर में इधर, वाल्मीकि जी और ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो हमारे लेखक थे उनके बारे में हमने पढ़ा कि क्या हुआ, उनके साथ भी भेदभाव हुआ था स्कूल में। तो इसी तरीके से क्या है, इसलिए भी बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था। देखिए आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इन कारणों से क्या है, बच्चे स्कूल छोड़ देती हैं, लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। अब आप बात करते हैं महिला आंदोलन की। आप देखेंगे कि महिला आंदोलन, अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। ये तो हमें पता है कि महिलाओं और लड़कियों को स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहाँ लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। इन क्षेत्रों में ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। जो ये चेंजेस आए ये अपने आप नहीं आए। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए क्या किया? संघर्ष किया। इन संघर्षों को महिला आंदोलन किया कहा गया। जब औरतों ने संघर्ष किए इसके लिए, तो इस तरीके से जो संघर्ष किए गए उनको क्या कहा गया? महिला आंदोलन कहा गया। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं, पुरुष लोग भी समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें क्या होता है? चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। इनकी कुछ झलकियाँ आप यहाँ देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं झलकियाँ, आपको यहाँ बुक में दिखाया गया। तो किस तरीके से महिला आंदोलन एकदम नहीं बना, इसके लिए क्या किया गया? बहुत संघर्ष किए गए और इन संघर्षों को ही क्या किया गया? महिला आंदोलन कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट आपकी बुक में दिया है अभियान। तो आप देखेंगे भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो कारण थे स्कूल न जाने के, इसमें से क्या था? भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप 2006 में कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। आप पढ़ते होंगे आए दिन नए नए कानून बन रहे हैं महिलाओं के लिए। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का दिशा निर्देश दिया। और एक और उदाहरण देखें, 1980 में क्या हुआ था? दशक में देश भर में महिला संगठनों में दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। जो दहेज लेते थे, नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में के कारण क्या कर दिया जाता था? मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना की और कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस मुद्दे पर महिलाएं क्या करने लगी? सड़कों पर उतर गई। आप देखेंगे उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव और जानकारियाँ का आदान प्रदान किया। अंत क्या हुआ? समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लग गया। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को क्या कर दिया जाए? दंडित किया जाए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कई अभियान चले। अब देखिए इसमें आप आगे देखेंगे जागरूकता बढ़ाना। जागरूकता भी बढ़ानी होगी। औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। जो महिला आंदोलन होते हैं उसके अंतर्गत औरतों की जागरूकता बढ़ाना।
औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना महिला आंदोलन का काम है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों और जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश को लोगों तक के बीच पहुँचाता है। ठीक है? अब देखिए बच्चों, इसी तरीके से विरोध करना, जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। देखिए, जो महिला आंदोलन के अंतर्गत जो चीज़ें होती है, तो महिला आंदोलन इसके लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत असरकारक तरीके हैं। आप देखेंगे रैलियां इस तरीके से की जाती। बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के अन्य मुद्दों और औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी एक महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। ये भी क्या है? महिला आंदोलन का एक हिस्सा है। देखिए, 8 मार्च हम बात करें, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्ष को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखेंगे कि 8 मार्च क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और इस दिन क्या होती हैं? औरतें अपने संघर्ष को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए क्या करती हैं? इकट्ठा होती हैं 8 मार्च को, महिला दिवस के दिन। तो आप देखेंगे कि जो 8 मार्च है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में दुनिया भर में मनाया जाता है। और इस दिन औरतें क्या करती हैं? दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। इससे आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आंसर आपको भेजे जा रहे हैं, आप उन्हें करते रहेंगे और पढ़ते भी जाएंगे, याद भी करते हैं। जो जो काम आपको भेजा जा रहा है उसे आप करते रहिए बच्चे। ठीक है? इससे आगे फिर हम आपको वीडियोज़ भेजते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।